वेलकम टू कॉर क्लासेस स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री 10 यूनिट नंबर 1 स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसका हाफ पार्ट हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, जहां पे हमने लास्ट टॉपिक खत्म किया था एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ वन इलेक्ट्रॉन एटम, जहां पे हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रा डिस्कस किया था फॉर हाइड्रोजन एटम। आज हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा डिस्कस करेंगे फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स लाइक हीलियम। तो हम हीलियम से स्टार्ट करेंगे और इसके स्टेट्स निकालेंगे, टर्म सिंबल्स इसके फाइंड करेंगे जैसे कि हमने हाइड्रोजन के लिए फाइंड करे थे, और हम इसका स्पेक्ट्रा देखेंगे। तो बात करेंगे हीलियम एटम के लिए। जो हीलियम एटम है उसकी कन्फिग्रेशन क्या होती है 1s2। तो 1s2 जो कन्फिग्रेशन है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी है कि वो स्पेक्ट्रा में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो हम टर्म सिंबल निकालेंगे फ्रॉम फॉर ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट, दोनों के लिए हम स्पेक्ट्रा फाइंड करेंगे। तो टर्म सिंबल सबसे पहले फाइंड करेंगे जब हीलियम इज इन द ग्राउंड स्टेट। हीलियम हैज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 फॉर बोथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोथ द 1s electrons, L1 for one electron is L1 and for second electron the value for L is L2. The L1 and L2 both is 0 because both the electrons are involved in s orbital. दोनों के लिए L वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर हम कैपिटल L वैल्यू निकालते हैं इट इज द सम ऑफ L1 and L2 which comes out to be 0. सो हमारे पास L वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए अभी N L M वैल्यू अगर सेम भी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अगर N L M क्वांटम नंबर्स अगर सेम होते हैं तो उसका एक क्वांटम नंबर डिफरेंट होता है। वो कौन सा? स्पिन क्वांटम नंबर। अगर एक इलेक्ट्रॉन के लिए +½ है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए -½ स्पिन होगी। इफ ms1 अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए +½ स्पिन है, सेकंड के लिए -½ है, तो टोटल स्पिन क्या हो जाएगी? इट इज 0। तो हमारे पास s वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अभी हमें फाइंड करना है j वैल्यू विच इज सम ऑफ l एंड s विच इज कम्स आउट टू बी 0। तो हमारे पास j वैल्यू भी 0 आ जाएगी। अब बात आती है टर्म सिंबल की। टर्म सिंबल के लिए फॉर्मूला क्या होता है? l 2s + 1 एंड j। तो 2s s वैल्यू हमने 0 फाइंड करी तो ऊपर क्या आ गया 1। तो यहाँ पे l वैल्यू फॉर l इज इक्वल टू 0 देयर इज s। तो यहाँ पे j वैल्यू 0 थी तो हमारे पास जो टर्म सिंबल आया है रिजल्ट में क्या आ गया है 1s0। उसके बाद हम निकालेंगे टर्म सिंबल फॉर हीलियम एटम इन एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर ऑर्बिटल में जाएगा। कब? लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इट शुड बी आइदर इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 2, सॉरी इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन 2। सो n वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो कौन सा ऑर्बिटल हो सकता है? या तो ns1 या p1 या d1 एंड सो ऑन। तो मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए एक्साइट होने के लिए किस लेवल में जा सकता है? देयर आर वेरियस पॉसिबिलिटीज फॉर हीलियम एटम। अगर जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो ns1 में भी जा सकता है, या फिर np1 में जा सकता है, या फिर nd1 में। दीज आर द पॉसिबिलिटीज। अब इन पॉसिबिलिटीज के अकॉर्डिंग हम वैल्यूज फाइंड करेंगे। फॉर द 2 इलेक्ट्रॉन कैन हैव ऑपोजिट स्पिन, one have +½ and other has -½ तो टोटल ms वैल्यू comes out to be 0। if they have parallel spin, अगर उनकी पैरेलल स्पिन है तो दोनों के लिए +½ वैल्यू होगी। तो हमारे पास ms वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस करेंगे तो ½ + ½ इज 1, तो ½ + ½ 1 आ जाएगा। ये 1 का मतलब क्या है? यहाँ पे जो ms वैल्यू 1 आ रही है इसका मतलब इसका s वैल्यू 1 होना चाहिए। अब हम निकालते हैं वैल्यू फॉर S1 जिसका फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो में सीखा था, S1 + S2 mod -1 अप टू S1 - S2 mod। तो यहाँ पे जब वैल्यू फाइंड करेंगे हमारे पास 1 एंड 0 दो वैल्यूज आती हैं। अब हम फाइंड करेंगे मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी के लिए फॉर्मूला होता है 2s + 1। अगर s, लेकिन हमारे पास s वैल्यू 2 है, 0 भी है 1 भी है। व्हेन s इज इक्वल टू 0 हमारे पास क्या आ जाएगी? मल्टीप्लिसिटी 1। अगर s1 है तो हमारे पास मल्टीप्लिसिटी कितनी आ जाएगी? 3। ये 1 एंड 3 क्या शो करते हैं? अगर हमारे पास मल्टीप्लिसिटी 1 आती है तो उस स्टेट को सिंगलेट स्टेट बोलते हैं। अगर हमारे पास मल्टीप्लिसिटी 3 आती है तो उसको ट्रिपलेट स्टेट बोलते हैं। तो अब हमने जो निकाला है, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो एक्साइटेशन दिखाई गई है वो s ऑर्बिटल के लिए है या फिर p ऑर्बिटल के लिए या फिर d ऑर्बिटल के लिए है। तो ऑल कॉन्फ़िगरेशंस
they give rise to both the singlet as well as triplet state. सभी कॉन्फ़िगरेशंस के लिए, सभी एक्साइटेशन के लिए जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं, दोनों ही हमारे पास स्टेट अराइज होंगी, सिंगलेट भी एज वेल एज ट्रिपलेट. तो अब बात करेंगे कि इन सभी स्टेट्स में से अलाउड स्टेट कौन सी होंगी, वो अलाउड ट्रांजिशंस कौन सी होंगी. उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ रूल्स बनाए हुए हैं दैट आर नोन एज सिलेक्शन रूल. तो सिलेक्शन रूल्स क्या है, अगर डेल्टा एस इज इक्वल टू 0, so change in s value is equals to 0 and change in l value should be plus minus 1. तो इसके लिए अगर टोटल j वैल्यू करें तो हमारे पास क्या आएगी, या तो 0 या फिर प्लस माइनस 1. अब यहाँ पे इन तीनों चीजों का मतलब क्या है, जो डेल्टा s वैल्यू, जो चेंज इन s वैल्यू 0, इसका मतलब क्या है कि जो s वैल्यू है इट शुड नॉट चेंज फॉर अलाउड ट्रांजिशन. क्योंकि यहाँ पे जो चेंज है वो दिखाया गया है 0, इसका मतलब चेंज नहीं हुआ है. इसका मतलब है कि जो s वैल्यू है उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए. तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज क्या होंगी कि जो ट्रांजिशन होगी वो s इज इक्वल टू 1 से लेकर s इज इक्वल टू 1 तक ही होगी, या फिर 3 से लेकर 3 तक. ये 1 3 का मतलब क्या है, अगर मल्टीप्लिसिटी 1 है मतलब कि सिंगलेट स्टेट से सिंगलेट स्टेट तक और ट्रिपलेट स्टेट से लेकर ट्रिपलेट स्टेट तक ही ट्रांजिशन जो होंगी वो अलाउड होंगी. इसका मतलब जो सिंगलेट से ट्रिपलेट और ट्रिपलेट टू सिंगलेट ट्रांजिशंस आर नॉट अलाउड. तो कौन सी होंगी, सिंगलेट टू सिंगलेट एंड ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट, दीज आर अलाउड स्टेट ट्रांजिशंस. तो ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम s इज इक्वल टू 1 एंड सिंगलेट स्टेट, तो इसकी मतलब ये सिंगलेट स्टेट होगी. These are allowed transitions and are only to higher singlet states. अब यहाँ पे हमने ये समझ लिया कि s वैल्यू का मतलब क्या है. अब बात करेंगे डेल्टा l वैल्यू. चेंज इन l वैल्यू प्लस 1 माइनस 1 का मतलब क्या है, अगर डेल्टा जो चेंज इन l वैल्यू इट इज इक्वल टू प्लस 1 है. अब ये किस तरह से आता है, व्हेन l इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ग्राउंड स्टेट में अगर एक्साइटेड स्टेट है तो उसके लिए l वैल्यू 1 होगा. इसका मतलब अगर l वैल्यू 1 होती है वो किसके लिए होती है, p स्टेट के लिए, और 0 किसके लिए, s स्टेट के लिए. यहाँ पे अगर l वैल्यू 1 है तो एक्साइटेड स्टेट कौन सी आ जाएगी, p स्टेट आ जाएगी. अब बात करते हैं, हमारे पास है j वैल्यू. j वैल्यू का मतलब, j वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या होता है, l प्लस s. अगर l वैल्यू 1 है और s वैल्यू 0 है तो हमारे पास j वैल्यू 1 आती है. तो उसके लिए टर्म सिंबल क्या बन जाते हैं, 2s प्लस 1 lj. यहाँ पे s इज इक्वल टू 0 है तो 0 पुट कीजिए, j हमारे पास 1 है तो 1 पुट कीजिए. अगर यहाँ पे l वैल्यू हम ले रहे हैं 1, क्योंकि यहाँ पे हम l वैल्यू 1 यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे स्टेट कौन सी आ जाएगी, p स्टेट. तो यहाँ पे सिंगलेट p स्टेट हमारे पास दिख रही है. तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है दीज आर द एक्साइटेड स्टेट. इसका मतलब ग्राउंड स्टेट क्या थी, 1s 0, और जो एक्साइटेड स्टेट दैट इज सिंगलेट स्टेट विच इज गिवन बाय 1p1. इसका मतलब दीज आर द अलाउड ट्रांजिशन. अब इससे हमें पता क्या चलता है कि सिंगलेट स्टेट ऑफ हीलियम हैविंग कॉन्फ़िगरेशन 1s1 2p1, तो इसके लिए टर्म सिंबल ये आ जाएगा. अब बात करते हैं 3 2p स्टेट्स वेयर 2 इज इक्वल टू दिस 2. क्या, इस 2 का मतलब क्या है, दिस इज द क्वांटम नंबर, दिस इज द वैल्यू ऑफ n इन एक्साइटेड स्टेट ट्रिपलेट स्टेट ऑफ हीलियम. इसका मतलब ये जो 3 स्टेट्स दिखाई जाएंगी p स्टेट के लिए वो कौन सी होंगी, ट्रिपलेट स्टेट. कैसी, 0 1 एंड 2, तीनों वैल्यूज 0 1 एंड 2. इसके लिए अगर हमें ट्रांजिशन दिखानी होगी तो हम इस तरह से दिखाएंगे. 2 जो वैल्यू है p2 वो हम नीचे रखेंगे, दिस इज द लोएस्ट स्टेट. जितनी ज्यादा मल्टीप्लिसिटी होती है उतनी वो जो स्टेट होती है वो लोएस्ट एनर्जी स्टेट होती है, उसकी एनर्जी उतनी कम होती है. और 1 वैल्यू और 0 वैल्यू, जितनी मल्टीप्लिसिटी कम होगी उतनी वो एनर्जी स्टेट स्टेबल होगी और हायर स्टेट होगी. इसलिए हमने यहाँ पे ड्रॉ करा तीनों स्टेट्स जो ट्रिपलेट स्टेट है फॉर p वैल्यू हमने यहाँ पे ड्रॉ करा. अब दिस इज द ग्राफ, दिस इज द स्पेक्ट्रा फॉर द सिंगलेट स्टेट एज वेल एज ट्रिपलेट स्टेट. तो दोनों लेवल्स के लिए दिखाया गया है, जिसमें सिंगलेट स्टेट में दिखाया गया है कि जो हीलियम का 1s2 इलेक्ट्रॉन, दोनों ही इलेक्ट्रॉन के लिए ट्रांजिशन कहाँ तक पॉसिबल है, या तो वो 2p में जाए, या फिर वो 3p में जाए, या फिर वो 4p में जाए. मतलब n वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2.
तो अगली पॉसिबिलिटी क्या थी कि 1s 2p1 1s1 2p1, तो यहां से जो ट्रांजिशन हो वो कहां तक हो, या तो 1s में, 3D में, 4D में, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी, या फिर 3s में या फिर 4s में। मतलब जितनी पॉसिबिलिटीज थी वहां हमने क्या करा, इसको लेवल्स को ड्रॉ करके वहां पे हमने ट्रांजिशन दिखा दी। उसके बाद अब बात करते हैं ट्रिपलेट लेवल के लिए। ट्रिपलेट लेवल हमने कौन से निकाले थे, जहां पे कि जो ट्रांजिशन थी 1s 2p के लिए, यहाँ पे तीनों स्टेट्स, दीज आर द 3 स्टेट्स ऑफ ट्रिपलेट p ऑर्बिटल के लिए, p स्टेट के लिए जो हमने अभी डिस्कस की थी, वही यहाँ पे ड्रॉ की गई है। तो उसके बाद यहाँ पे दिखाई गई है 3p के लिए, 4p के लिए। तो ये तीनों जो ट्रांजिशन है ये दिखाई गई है फॉर ट्रिपलेट लेवल्स के लिए। तो आपको जब भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन आए कि आपको स्पेक्ट्रा ड्रॉ करना है फॉर हीलियम एटम, तो आपको सभी ट्रांजिशन वैल्यूज, सभी टर्म सिंबल्स निकालने होंगे। उसके बाद आपको ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करना होगा। उसके बाद फर्दर, अगर ट्रांजिशन आर पॉसिबल अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन रूल, अगर ट्रांजिशन फर्दर ट्रांजिशन पॉसिबल हो, तो अगर जो चेंज इन एल वैल्यू इट इज इक्वल टू 1, इसका मतलब जो ट्रांजिशन होगी वो हायर स्टेट में होगी, या तो एस में या फिर डी में। अगर -1 वैल्यू आती है तो इसका मतलब क्या है कि जो सिस्टम होगा वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल कौन सी है, ग्राउंड स्टेट, वो ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, मतलब कि एल इज इक्वल टू 0 में आ जाएगा। अब ये तो बात थी कि जब हीलियम एटम ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आएगा तब उसका क्या स्पेक्ट्रा, जो अभी हमने स्टडी कर लिया। लेकिन ये कंडीशन भी हो सकती है कि अगर हीलियम एटम पहले से ही एक्साइटेड स्टेट में पड़ा हो, तो if the helium atom is already present in excited triplet state, then what will be spectra for this atom? If the helium atom is already present in excited state, that is triplet state, तो configuration उसकी कौन सी होगी, lowest possible configuration कौन सी होगी, 1s1 2s1। इसका मतलब जो लोएस्ट कौन सा है, 2s ऑर्बिटल। तो जो इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएगा एक्साइटेड स्टेट में वो 2s में ही जा सकता है। तो इसके लिए एक्साइटेड स्टेट के लिए अब डेल्टा एस वैल्यू तो 0 आ जाएगी। और ट्रांजिशन कौन सी हो सकती है पॉसिबिलिटीज, 1s 2s से लेकर 1s 2p तक, मतलब 2s ऑर्बिटल से 2p ऑर्बिटल तक फर्दर ट्रांजिशन हो सकती है। अब बात करते हैं ट्रांजिशन या तो 1s 2s ट्रिपलेट स्टेट में या फिर 1s 2p ट्रिपलेट स्टेट में। दोनों के लिए हम टर्म सिंबल्स निकालेंगे। अगर हम बात करें 1s 2s के लिए, तो फॉर दिस ट्रिपलेट स्टेट ms वैल्यू निकालो दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए। वो क्या होंगी, क्योंकि ट्रिपलेट स्टेट है तो +12 लेंगे, और हमारे पास s वैल्यू 1 आ जाएगी। l वैल्यू, क्योंकि s ऑर्बिटल है तो इसके लिए l वैल्यू दोनों के लिए 0 होगी, दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए, तो l वैल्यू 0 आ जाएगी। कैपिटल J इज द सम ऑफ L प्लस S, तो हमारे पास J वैल्यू 1 आएगी। इसके रिगार्डिंग हमारे पास टर्म सिंबल क्या आ जाएगा, आप लगाइए फॉर्मूला 2s + 1 L J। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2s + 1, S इज 1, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 2 + 1 दैट इज 3। फॉर L इज इक्वल टू 0 देयर इज S, तो यहाँ पे J वैल्यू हमने फाइंड करी है 1। तो ये तो केस था अगर 1s 2s ट्रांजिशन है। अगर 1s ऑर्बिटल से लेकर 2p जो ट्रिपलेट्स लेवल होगा उसके लिए हम निकालेंगे टर्म सिंबल। वो क्या होंगे, ms वैल्यू फाइंड करिए दैट इज 1, उसके बाद मल्टीप्लिसिटी इसकी 3 है जैसे इसमें थी, और l वैल्यूज पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं 1 and 0, j वैल्यू कौन सी हो सकती हैं 2 1 and 0। अब तीनों के लिए फाइंड करेंगे टर्म सिंबल्स क्या हो सकते हैं, फॉर्मूला निकालिए 2 1 0, तीनों के लिए क्या हो सकते हैं p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने जो ट्रांजिशन दिखानी है ट्रिपलेट स्टेट में उसके लिए एक्साइटेड स्टेट p ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे p वैल्यू l इज इक्वल टू 1, क्योंकि l वैल्यू इज कम्स आउट टू बी 1, तो यहाँ पे l वैल्यू 1 के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं p। हमारे पास 2 1 0 तीनों के लिए कौन सी ट्रांजिशन होगी, ट्रिपलेट p2 ट्रिपलेट p1 ट्रिपलेट p0। ट्रांजिशंस s ऑर्बिटल s वैल्यू से लेकर यहाँ पे तीनों स्टेट्स तक अगर होंगी तो किस तरह से होगी, ट्रिपलेट S1 के लिए ट्रिपलेट में ही जाएगा, क्योंकि ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट ही जो ट्रांजिशन है वो पॉसिबल है और अलाउड ट्रांजिशंस हैं। या फिर S1 से P1 तक या फिर S1 से P0 तक। तो तीनों के लिए डेल्टा J वैल्यू अगर फाइंड करें तो हमारे पास 1 0 -1, ये 3 वैल्यूज पॉसिबिलिटीज हमारे पास आती हैं।
तो इसका मतलब अगर चेंज इन जे वैल्यू +-1 मतलब ये तीनों वैल्यूज अगर आती हैं तो वही ट्रांजिशन अलाउड ट्रांजिशन कहलाएंगी। इस तरह से हमारे पास दो केसेस थे कि अगर हीलियम एटम की जो ट्रांजिशन हमें दिखानी हो फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, तो उसके लिए टर्म सिंबल्स क्या होंगे और स्पेक्ट्रा कैसे हमें शो होगा। और अगर पहले से ही एक्साइटेड स्टेट है तो उसके बाद नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट में उसकी ट्रांजिशन हो रही है तो उसके लिए कौन सा स्पेक्ट्रा आएगा। अब नेक्स्ट बात करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट्स फॉर कार्बन। उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अभी जो इलेक्ट्रॉन है कौन सा ट्रांजिशन के लिए पॉसिबल है, कौन सा ट्रांजिशन में जो इलेक्ट्रॉन है वो इन्वॉल्व होगा। 1s2 नहीं हो सकता है, 2s2 नहीं हो सकता है, 2p2 होगा। क्यों? तो क्वेश्चन अराइज होता है कि ये क्यों नहीं हो सकते, यही क्यों होगा। तो इसका मतलब ये इसका आंसर क्या होगा कि दीज आर इनर ऑर्बिटल्स एंड दीज आर कंप्लीटली फिल्ड। द पी ऑर्बिटल इज नॉट कंप्लीटली फिल्ड, सो इसको कंप्लीट होने के लिए और इसको स्टेबल होने के लिए इसको एक्साइट होना पड़ेगा। तो इसके लिए जो इलेक्ट्रॉन होगा 2p2 ऑर्बिटल के लिए यही पार्टिसिपेट करेगा इन द ट्रांजिशन। और दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए एन एल वैल्यू तो सेम होगी, दोनों के लिए एल वैल्यू 1 होगी, L1 भी 1 और L2 भी 1। तो टोटल एल हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 210। तो 210 के लिए स्टेट्स 2 के लिए D, 1 के लिए P, S के लिए 0 हो जाएगी। अभी तीनों के लिए सिंगलेट स्टेट भी होंगी और हमारे पास ट्रिपलेट स्टेट भी होगी। तो तीनों के लिए इसके लिए क्या हो जाएगी, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट। P के लिए भी सिंगलेट, ट्रिपलेट एंड सिंगलेट, और S के लिए भी सिंगलेट और ट्रिपलेट। तो तीनों के लिए है, लेकिन इनमें से कौन सी अलाउ ट्रांजिशन होंगी वो डिसाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो अगर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लगाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो स्पिन वैल्यू है वो हमेशा दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम नहीं हो सकती है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास सिर्फ 3 स्टेट बचेंगे जो अलाउड स्टेट्स होंगी। तो अभी हमें फाइंड करना है कि इन तीनों में से कौन सी स्टेट ग्राउंड स्टेट होगी। उसके लिए हमें क्या रूल लगाना होगा, होन्स रूल लगाना होगा। अकॉर्डिंग टू दिस रूल अगर हमारे पास मल्टीप्लिसिटी, हमें सबसे पहले मल्टीप्लिसिटी देखनी होगी, जिसकी मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होगी उसकी जो ग्राउंड स्टेट हो, जो स्टेट होगी वो सबसे कम होगी। इन तीनों में से मल्टीप्लिसिटी थ्री मल्टीप्लिसिटी इज मोर इन ऑल ऑफ दीज वैल्यूज। तो हमारे पास ये 3p जो स्टेट हो जाएगी वो लोएस्ट स्टेट हो जाएगी। इसका मतलब इन तीनों में से ग्राउंड स्टेट कौन सा होगा, 3p। तो हमने यहाँ पे 3p हमारे पास ग्राउंड स्टेट जिनके लिए 2, 1, 0 तीनों वैल्यूज होंगी। अब उसके बाद फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सी होगी। अभी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को हमें दोनों के लिए हमें ये पता करना है। तो हमारे पास इन दोनों के लिए जो वैल्यू होगी इसके लिए कुछ रूल्स हैं जो मैंने पॉइंट्स नोट करे हैं। द स्टेट ऑफ ग्रेटेस्ट मल्टीप्लिसिटी इज द लोएस्ट एनर्जी स्टेट, ये हमने डिस्कस कर लिया। अभी अगर मल्टीप्लिसिटी सेम हो जाए, सपोज यहाँ पे जो 3p था, जैसे कि यहाँ पे दिखाएं 3p के लिए 2, 1, 0, यहाँ पे भी 3p, यहाँ पे भी 3p, यहाँ पे भी 3p। अभी तीनों के लिए मल्टीप्लिसिटी तो सेम है, तो अभी हमें उन तीनों में से किसकी एनर्जी जो कम होगी वो कैसे डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या डिसाइड होगा, द स्टेट विद ग्रेटेस्ट एल वैल्यू। अगर एल वैल्यू जिसकी सबसे ज्यादा होगी उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। इसका मतलब तीनों में से एल वैल्यू किसकी ज्यादा थी, देखिए यहाँ पे हमने ये पहले भी डिस्कस किया है। एल वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी है, 2 के लिए, तो इसकी सबसे ज्यादा एनर्जी स्टेट होगी, वो सबसे स्टेबल होगा, तो ये इसकी हायर एनर्जी स्टेट हो जाएगी। 1 के लिए उससे कम, 0 के लिए उससे भी कम। अब नेक्स्ट पॉइंट है 3p स्टेट बीइंग अ ट्रिपलेट स्टेट, उसके लिए 3 एनर्जी लेवल्स हैं। और फॉर हाफ लेस देन फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, अगर एल वैल्यू भी सेम हो तो अभी उनमें से कौन सा डिसाइड करेंगे कि कौन सा लोअर एनर्जी स्टेट होगा और कौन सा स्टेबल होगा। वो डिसाइड किया जाएगा बाय द जे वैल्यू। जिसकी जे वैल्यू सबसे कम होगी वो मोस्ट स्टेबल वैल्यू होगी। अगर हम बात करें मोर देन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल की, मोर देन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल के लिए जिसकी जे वैल्यू सबसे ज्यादा होगी उसकी एनर्जी सबसे कम होगी और वो ज्यादा स्टेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास तीनों ट्रिपलेट स्टेट्स थी 3p2, 3p1, 3p0। अभी यहाँ पे मोर देन हाफ फील्ड के लिए इन तीनों में से जो लोएस्ट एनर्जी स्टेट हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, 3p0। देखिए यहाँ पे हमने वही बनाई है।
यहाँ पे देखिए तीनों के लिए हमारे पास एल वैल्यू अगर सेम हो तो वो डिसाइड किया जाएगा जे वैल्यू के साथ। जे वैल्यू जिसकी सबसे कम है उसकी एनर्जी भी जो होगी वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा और वो लोअर एनर्जी स्टेट में होगा, और जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है तो उसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, जे वैल्यू उसकी हायर एनर्जी स्टेट हो जाएगी। एंड कॉरस्पॉन्डिंगली डी एंड एस ऑर्बिटल के लिए डी एंड एस वैल्यू के लिए हमारे पास सेम ट्रांजिशन आएगी। सो दीज आर द स्प्लिटिंग्स ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शंस, स्प्लिटिंग ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। अब अगर बात करें कि इन वैल्यूज की आगे फर्दर स्प्लिटिंग कैसे होगी इन मैग्नेटिक फील्ड, जब इन पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाएगा तो उस टाइम कैसे उसकी स्प्लिटिंग होगी वो डिपेंड करेगा। उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2J+1। अभी यहाँ पे अगर 2J+1 लगाए तो यहाँ पे J वैल्यू जो स्प्लिटिंग हो जाएगी वो कितनी आएगी, 1, क्योंकि यहाँ पे J वैल्यू 0 है। 2J+1 तो ये J वैल्यू 1 आ जाएगी, तो यहाँ पे सिर्फ एक लेवल दिखाया गया है। अगर J1 है तो यहाँ पे 2 इंटू 1+1 तो यहाँ पे आ जाएगा 3, तो इसके लिए 3 वैल्यूज हैं। J2 के लिए क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2+1 5 वैल्यूज, यहाँ पे भी, और यहाँ पे J वैल्यू 0 होता है, वहां पे सिर्फ एक ही यहाँ पे लाइन आपको दिखाई गई है, रीडिंग सिर्फ सिंगल ही दिखाई गई है। तो ये तो हमने समझ लिया स्पेक्ट्रा फॉर कार्बन के लिए। आपकी बुक में हाइड्रोजन, हीलियम एंड कार्बन तीनों के लिए डिस्कस किया गया है, तो तीनों इंपॉर्टेंट है। इन तीनों में से हीलियम और कार्बन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए, समझ लीजिए। अब बात करेंगे नेक्स्ट विच इज नोन एज द ज़ीमन इफेक्ट। ये इफेक्ट क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पे आएंगे। जब किसी भी एटम के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो उसका जो स्पेक्ट्रा होगा, द ईच लाइन इट इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो लाइन जो स्प्लिट होगी वो डिपेंड करती है कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, उस पे उसके बिल्कुल प्रोपोर्शनल होगा। जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा होगी, उतनी ही जो उसकी लाइन है उतनी ही ज्यादा उसकी स्प्लिटिंग होगी। तो ये जो इफेक्ट है जिसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट है, उस इफेक्ट को बोलते हैं ज़ीमन इफेक्ट। अब ये क्या कॉज करता है, इस इफेक्ट का कॉज क्या है, क्यों होता है। हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उस पर दीज आर द चार्जेस। अभी इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, these are electrons, means these are charges, और these charges are in मोशन में है तो सर्कुलर मोशन में वो क्या करते सर्कुलेट करते हैं, तो दिस प्रोड्यूसिंग सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। The magnetic dipole of atom, which is denoted by mu, it is related to the total angular momentum quantum number, which is denoted by J. Mu और J का जो रिलेशन है, it is given by this formula, mu is equals to GeE 2m J into J+1 H। और हमारे पास ये जो E/2m वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास, ये कांस्टेंट रहेगा। तो हमने एक अनदर कांस्टेंट से इसको डिनोट कर दिया, बीटा ई फॉर इलेक्ट्रॉन, जिसमें m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और GE, व्हाट इज GE, दिस इज लैंडेज स्प्लिटिंग फैक्टर। दिस फैक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट डाल लीजिए। क्यों, क्योंकि न्यूमेरिकल आ सकता है जिसमें आपको G वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। 1 नंबर के लिए या 2 नंबर में एक क्वेश्चन आ जाता है। तो इसके लिए फॉर्मूला है 1 + J into J+1 S into S+1 माइनस L वैल्यू, L into L+1 डिवाइडेड बाय 2 into J into J+1। ये फॉर्मूला इतना टफ नहीं है। 1 + J वैल्यू S वैल्यू दोनों को प्लस करो, माइनस करो L वैल्यू के साथ, डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ J वैल्यू। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो इस कंपोनेंट, ये जो मैग्नेटिक डाइपोल का कंपोनेंट है, अगर हम बात करें मैग्नेटिक डाइपोल इन Z डायरेक्शन, तो हम इसको डिनोट कर सकते हैं कंपोनेंट्स को म्यू Z के साथ, एंड M वैल्यू जो होगी उसको लिखेंगे M की बजाय MJ लिख सकते हैं। दिस इज द कंपोनेंट ऑफ J। यहाँ पे जो MJ है हम इसको कैसे काउंट कैसे कर सकते हैं, कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, J-1 अप टू -J वैल्यू तक, J अप टू -J वैल्यू। और MJ वैल्यूज अगर जो होंगी वो इंटेग्रल भी हो सकती है, वो हाफ इंटेग्रल भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है J वैल्यू के ऊपर, कि J वैल्यू अगर इंटेग्रल है तो MJ वैल्यू भी इंटेग्रल आ जाती है, अगर J वैल्यू हाफ इंटेग्रल है तो MJ वैल्यू भी हाफ इंटेग्रल आ जाती है। अभी
For different mu j components with external magnetic field, that is Bz, will be different, which leads to different value of energy. मतलब ये डिपेंड करता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे. अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग जो म्यू जे मैग्नेटिक डाइपोल कंपोनेंट अगर डिफरेंट होगा तो उसके रिगार्डिंग जो एनर्जी वैल्यूज होगी वो भी डिफरेंट होगी, विच इज गिवन बाय फॉर्मूला म्यू इंटू बी. magnetic dipole into magnetic field, which is given by mu j value, mu z value of find, यहाँ पे substitute कर दीजिए bz as it is. This is given by equation number 5th. This indicates that the lifting of degeneracy. This is the lifting of degeneracy. मतलब अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जो एनर्जी लेवल्स होंगी उनकी जो पहले जो डीजनरेसी थी वो स्प्लिट हो जाती है 2j+1 लेवल्स में. उनकी स्प्लिटिंग हो जाती है किसमें? 2j+1 लेवल्स में उसकी स्प्लिटिंग हो जाती है. अब इस फिनोमेना को समझने के लिए हम दोबारा रिकंसिडर करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को, जिसमें लोएस्ट टर्म क्या थी? 2s12. अब इसके लिए L वैल्यू 0 है, s12 है, क्योंकि s है तो L वैल्यू 0 होगी फॉर s वैल्यू. तो यहाँ पे j वैल्यू हम दोनों क्या प्लस करेंगे, mj वैल्यू +12 -12 आ रही है. इसका मतलब यहाँ पे जो j लेवल्स होंगे वो कैसे स्प्लिट होंगे? इन 2 j लेवल्स यहाँ पे आ जाएंगे, जहाँ पे हमने इसको कैसे फाइंड करा? 2j+1 करके. यहाँ पे जो j वैल्यू थी वो कितनी थी? अगर j वैल्यू हमारे पास हाफ आ रही है, इसके लिए कितने लेवल्स होंगे? 2 लेवल्स. तो दीज लेवल्स स्प्लिट इनटू 2 लेवल्स व्हेन अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड. अब यहाँ पे 2 लेवल्स हैं, वो कौन से हो सकते हैं? 2 डबलेट हो सकते हैं. कौन से? P के लिए हाफ एंड 3/2. अब दोनों के लिए हम वैल्यूज निकालेंगे, एनर्जी वैल्यूज. अगर हमारे पास 2p हाफ है, दिस इज द डबलेट में से एक हमारे पास अगर वैल्यू है तो उसके लिए j वैल्यू हाफ होगी, क्योंकि यहाँ पे j वैल्यू है तो इसका मतलब यहाँ पे j वैल्यू हाफ है. तो mj हमारे पास हाफ आ जाएगी और -12. दोनों कंडीशन में अगर हाफ है तो उसके लिए हमने म्यू जेड निकाला. हमें जस्ट mj वैल्यू पुट करनी है, बाकी वैल्यू एज इट इज लिखनी होगी. और जो एनर्जी वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी? माइनस में आ जाएगी. लेकिन अगर mj वैल्यू नेगेटिव है तो हमारे पास म्यू जेड वैल्यू एज वेल एज एनर्जी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है. तो इससे हमें क्या रिजल्ट मिलता है? 2p हाफ कैन स्प्लिट फर्दर इनटू 2 लेवल्स. हमारे पास क्या था कि जो लोएस्ट टर्म थी वो स्प्लिट हो रही थी 2j लेवल्स में. वही 2j लेवल्स का जो डबलेट है उनमें जो सिंगल जो स्प्लिटिंग है वो भी आगे फर्दर डबलेट में क्या हो सकती है? स्प्लिट हो सकती है. अब बात करते हैं, अभी तक हमने डिस्कस किया है हाफ वैल्यू के लिए. अब हम बात करेंगे 2p 3/2 के लिए. अब इसके लिए फाइंड करेंगे, वही काम करेंगे. j वैल्यू 3/2 है, यहाँ पे 2j+1, यहाँ पे 4 लेवल्स, 4 वैल्यू आ रही है. इसका मतलब ये स्प्लिट होगा 4 लेवल्स में. mj वैल्यूज इसकी 4 लेवल्स कौन सी आ जाएंगी? 4 वैल्यूज 3/2, हाफ, -12, -3/2. तो इसके रिगार्डिंग हमारे पास एक स्पेक्ट्रा आ रहा है जिसमें हमने तीनों वैल्यूज ली हैं. 2s हाफ जो लोएस्ट टर्म थी, उसके बाद हमने p हाफ, p 3/2 ली. अभी ये कंडीशन कहाँ किसके लिए? जब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है. तो इसके लिए जो ट्रांजिशन है दिखाई गई है फॉर s2p और s2p 3/2. दोनों ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, लेकिन अगर अप्लाई करते हैं मैग्नेटिक फील्ड उस टाइम देखिए ये जो सिंगल स्प्लिटिंग है इट इज स्प्लिट फर्दर इनटू वेरियस स्प्लिटिंग्स, वेरियस ट्रांजिशंस, 4, 3, 2, मैनी मोर. अभी हमने डिस्कस की थी 4 लेवल्स. तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे वैल्यू है s हाफ के लिए, यहाँ पे देखिए s हाफ ग्राउंड स्टेट से यहाँ पे p का ग्राउंड स्टेट है और एक्साइटेड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट है. जितनी भी पॉसिबिलिटीज है चारों लिखी गई हैं. और यहाँ पे भी ये आपको दिखाया गया है जितनी भी पॉसिबिलिटीज है, लोअर लेवल टू लोअर लेवल, दिस इज लोअर लेवल टू लोअर लेवल, हाई लेवल टू लोअर लेवल एंड हाई लेवल टू हाई लेवल, सभी दिखाई गई हैं जितनी पॉसिबिलिटीज हैं. तो इसका मतलब क्या है कि जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया जाता है तो हमारे पास स्प्लिटिंग उतनी नहीं आएंगी. अप्लाई करने के बाद जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे हमारे पास एक सिंगल लाइन भी स्प्लिट हो जाएगी फर्दर इनटू 3-4 स्प्लिटिंग्स में. तो ये आपको ये जो दिखाया गया है यहाँ पे लाइंस, इसका मतलब क्या है? पोजीशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द एब्सेंस ऑफ एन अप्लाइड फील्ड.
जब अप्लाइड फील्ड की प्रेजेंस नहीं है, एब्सेंट है, उस टाइम ये स्पेक्ट्रा आपको लाइनिंग जो दिखाई गई है इन द सेंटीमीटर इनवर्स। अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ द लाइंस, मतलब जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं उनमें जो स्प्लिटिंग होगी उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो जीई वैल्यूज तीनों के लिए जीई वैल्यूज क्या है, 1, 1/3, 2/3। अभी है इसका रेशियो क्या है, अगर रेशियो फाइंड करें 3:1:2, इसका मतलब क्या है, जो स्प्लिटिंग है हमें ये तो पता है कि जो स्प्लिटिंग है वो जी वैल्यू पे, लैंडिस फैक्टर पे डिपेंड करती है, बट ये जो लाइंस है हमने देखा है ये रेशियो में आ रही हैं। इसका मतलब क्या है कि जो स्प्लिटिंग होती है वो इक्वल नहीं होती है सभी लेवल्स में, या यूनिफॉर्म नहीं होती है, वो डिफरेंट लेवल पे, क्योंकि रेशियो वैल्यू के आने की वजह से हमें यही पता चल रहा है कि जो स्प्लिटिंग है वो इक्वल नहीं है, मतलब कि यूनिफॉर्म नहीं होती है, वो डिफरेंट होती है। तो इस एनॉमलस बिहेवियर को बोलते हैं एनॉमलस जीमन इफेक्ट। अगर ये इनॉमलस जीमन इफेक्ट है तो नॉर्मल जीमन इफेक्ट क्या होगा, व्हेन स्प्लिटिंग ऑफ लेवल इज आइडेंटिकल, मतलब जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें जो स्प्लिटिंग है वो यूनिफॉर्म होगी, आइडेंटिकल होगी, तो उस टाइम बोलेंगे नॉर्मल जीमन इफेक्ट। इसको थोड़ा सा हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि किस टाइम न्यूमेरिकली हम कैसे फाइंड करें कि जो जीमन इफेक्ट है वो नॉर्मल है या नहीं। उसके लिए एक एग्जाम्पल है हीलियम एटम विद सिंगलेट स्टेट। अगर सिंगलेट स्टेट है इसका मतलब 2s+1 वैल्यू तो 1 आनी चाहिए क्योंकि सिंगलेट स्टेट है। अगर ट्रिपलेट स्टेट होती है तो 2s+1 वैल्यू हमारे पास 3 आती है, सिंगलेट के लिए 1 आती है। अगर 1 आ रही है, 1 कैसे आएगी, अगर s0 है, अगर s0 है तभी हमारे पास 1 वैल्यू आ रही है ना, तो s0 है तो इसका मतलब l वैल्यू क्या हो जाएगी, j के अकॉर्डिंग। क्यों, क्योंकि यहाँ पे j वैल्यू क्या होती है, l+s तो यहाँ पे 0 है तो हमारे पास क्या बचा, j = l। ठीक है, तो अब हम लैंडिस फैक्टर फाइंड करेंगे जिसका फॉर्मूला हमने अभी स्टडी किया था। उसी में जस्ट हम क्या करेंगे, जहां पे जो j वैल्यू है, सॉरी जो वहां पे l वैल्यू है वहां पे हम j वैल्यू पुट करेंगे जस्ट। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या करा, j वैल्यू एज इट इज, यहाँ पे s वैल्यू 0 है क्योंकि हमने s फाइंड करा 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। उसके बाद जहां पे l है वहां पे हम j पुट करेंगे, j पुट कर दिया। हमारे पास देखिए बाकी सारी टर्म एज इट इज, सेम टर्म माइनस सेम टर्म विच इज कम्स आउट टू बी 0, 1 + 0 इज कम्स आउट टू बी 1। अभी यहां से हमने क्या करा, दोबारा समझ लीजिए। हमने एक एग्जांपल लिया कि हीलियम एटम सिंगल स्टेट में है। अगर सिंगल स्टेट में है तो उसकी मल्टीप्लिसिटी 1 आनी चाहिए, मतलब कि फॉर्मूला क्या होता है मल्टीप्लिसिटी के लिए, 2s+1। अगर उसकी वैल्यू सिंगल स्टेट के लिए 1 आती है तो इसका मतलब s वैल्यू 0 होगी, तभी ये 1 आ रहा है। अगर s वैल्यू 0 है तो उसके लिए अगर हमें फाइंड करना हो j वैल्यू, j के लिए फॉर्मूला क्या होता है, l+s। s अगर 0 है तो इसका मतलब j = l। लैंडिस फैक्टर लगाइए, जहां पे l वैल्यू वहां उसको j पुट कीजिए, s को हमारे पास हमें 0 पुट करना है, जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसको हमें ऑब्जर्व करना है। वैल्यू आ रही है हमारे पास 1 का मतलब क्या है, जो जीई वैल्यू 1 है इसका मतलब स्प्लिटिंग क्या है, आइडेंटिकल। न्यूमेरिकली अगर हमारे पास लैंडिस फैक्टर इज कम्स आउट टू बी 1, इट मींस स्प्लिटिंग विल बी आइडेंटिकल। तो हमारे पास कुछ कंक्लूजन्स आ रही हैं जो भी हमने आज पढ़ा, मैग्नीट्यूड पढ़ा है उसमें। फर्स्ट इज नंबर ऑफ लाइन्स obtained in presence of magnetic field, it is related to j value of the orbital and final state involves in that particular transition। मतलब जो नंबर ऑफ लाइन्स ऑब्टेन होगी जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेगा वो सीधा डिपेंड करेंगे जे वैल्यू पे, विच इज द सम ऑफ l+s। जीई वैल्यू लैंडिस फैक्टर ऑब्टेन फ्रॉम स्प्लिटिंग विच गिव्स इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन देता है अबाउट l एंड s ऑफ इलेक्ट्रॉन अंडरगोइंग ट्रांजिशन। मतलब लैंडिस फैक्टर से हमें ये पता चलेगा कि l एंड s के लिए क्या वैल्यूज होंगी जिसके रिगार्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांजिशन में जा रहा है। अभी तक हमने मैग्नीट्यूड भी पढ़ लिया, अब नया फैक्टर आ रहा है स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, दैट इज नोन एज एक्सरे फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसका हम थोड़ा सा प्रोसीजर समझ लेते हैं। क्या होता है कि जो अगर एक्सरे या फिर कोई फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन किसी एटम पे कोलाइड करेगा, एटम के साथ कोलिजन उसकी होती है, तो एटम क्या करेगा, एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेगा। कौन सी, एक्सरे एनर्जी, या फिर जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा।
अगर वो एनर्जी जो अब्जॉर्ब हुई है, अगर वो सफिशिएंट है कि इलेक्ट्रॉन को वो बाहर निकाल सके, रिमूव करवा सके वो एनर्जी, इफ इन केस ऑफ एनर्जी इज सफिशिएंट टू नॉक वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, किस में से, इनर शेल्स में से। इनर शेल्स कौन से, या तो के या एल या एम, न्यूक्लियस के जो क्लोजर शेल है के एल एम, इन तीनों में से अगर किसी भी ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए वो एनर्जी सफिशिएंट है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कोई भी इनर शेल्स में से कोई भी इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा और वहां पे वैकेंसी आ जाएगी। उस वैकेंसी को सपोज कीजिए के में से एक वैकेंसी क्रिएट हो गई है। इस वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए जो आउटर शेल्स हैं वहां से इलेक्ट्रॉन इस शेल में आ जाएगा ताकि यहाँ पे वैलेंसी ओवरकम हो जाए, कंपनसेट हो जाए। द आउटर इलेक्ट्रॉन फॉल इनटू दिस वेकेंट पोजीशन एंड एक्सरे फोटोन। अभी हमें ये भी पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होती है किस फॉर्म में होती है, फोटोन्स की फॉर्म में होती है। तो आउटर इलेक्ट्रॉन्स फॉल्स इनटू दिस वेकेंट पोजीशन एंड एक्सरे फोटोन्स आर इमिटेड। X-ray photons are emitted. The electrons knocked off from any one of these levels which giving rise to the radiation. मतलब जो photons की बात कर रहे हैं in the form of radiation हमें मिलेगा, चाहे वो जो लेवल है वो L में आए या फिर K लेवल में आए, ठीक है। In case of initial excitation is brought about X-ray, तो this phenomena is known as fluorescence, और इसके रिगार्डिंग जो स्पेक्ट्रा आता है उसे हम बोलते हैं एक्सरे फ्लोरोसेंस। अब हम बात करेंगे, अगर एक थोड़ा सा आप डायग्राम में देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन वापस आता है फ्रॉम एल टू के तो हम उन लेवल्स को के अल्फा 1, फॉर दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए के अल्फा 2, के अल्फा 3 एंड सो ऑन। अगर ट्रांजिशन हो रही है फ्रॉम एम टू के लेवल तो उसको बोलते हैं के बीटा। हम इसको डिनोट कर रहे हैं इन टर्म्स के साथ। व्हेन ट्रांजिशन फ्रॉम एल टू के देन इट इज the K value for X-rays is given by K alpha 1, K alpha 2 and so on. If M2K then it is denoted by K beta 1, K beta 2, K beta 3 and so on. इसके रिगार्डिंग हमने K, L, M, N अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल हमने लेवल्स बना लिए फॉर N1, N2, N3 एंड सो ऑन। और हमने दिखाई है पॉसिबिलिटीज, अगर O लेवल से अगर वो L लेवल तक आता है तो उसको क्या बोलेंगे। अगर L लेवल से K लेवल तक आता है, देखिए अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सपोज कीजिए फर्स्ट ट्रांजिशन है फ्रॉम L टू K तो उसको हम लिखेंगे K अल्फा 1 और फर्दर लिखेंगे। अगर सेकेंड लेवल से है तो K अल्फा 2, अगर थर्ड लेवल से है K अल्फा बीटा लिखेंगे या फिर K अल्फा 3 लिखेंगे। और अगर M लेवल से L लेवल तक है तो उसको लिखेंगे L अल्फा, L बीटा, L गैमा। बीटा किसके लिए लिखेंगे, अगर N लेवल से L लेवल तक है। और अगर O लेवल से लेकर L लेवल तक है तो उसके लिए L गैमा है। फर्दर कोई और लेवल है, हायर एनर्जी लेवल है, वहां से ट्रांजिशन टू L लेवल हो रही है तो उसको L डेल्टा एंड सो ऑन। सेम ऐसे ही हम लिखेंगे फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम L लेवल टू K लेवल के लिए। अब बात करते हैं अगर नेक्स्ट लेवल्स सेम सिमिलरली हमने दिखाए हैं, अगर M लेवल से L लेवल तो L अल्फा, L बीटा, L गैमा, L डेल्टा। तो ऐसे ही हमने अगर जो ट्रांजिशन है फ्रॉम N टू M हो रही है तो M अल्फा, अगर O टू M हो रही है तो M बीटा, अगर P से लेकर M तक हो रही है तो गैमा एंड सो ऑन। ये सभी हमने ये ट्रांजिशंस दिखाई हैं जो हमने इन टर्म्स के साथ हमने डिनोट करी थी, ठीक है। तो ये स्पेक्ट्रा ये ड्रॉ करना इतना टफ नहीं है क्योंकि हमने ये समझ लिया है कि अगर L2K ट्रांजिशन हो रही है तो K अल्फा 1, K अल्फा 2 लिखेंगे। अगर M2K हो रही है तो उसको K बीटा 1, K बीटा 2 लिखेंगे। अगर हायर एनर्जी लेवल से हो रही है तो K बीटा की बजाय K गैमा लेंगे, उससे भी हायर एनर्जी लेवल तो K गैमा की बजाय K डेल्टा लेंगे एंड सो ऑन। नेक्स्ट इज लॉ दैट इज नोन एज मॉजले लॉ। इसमें क्या है कि एक्सरे एमिशन spectrum obtained which is similar to all elements but differ from each other, that wavelength at which
द वेरियस लाइंस अपीयर आर डिफरेंट। मतलब जो एक्सरे एमिशन स्पेक्ट्रा आता है वो सभी एलिमेंट्स में सेम होता है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे होता है? वेवलेंथ पे डिपेंड करता है कि डिफरेंस जो आएगा वो डिपेंड करेगा वेवलेंथ पे। वो वेवलेंथ अगर हम बात करें कि डिफरेंट होगी, वो डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर पे। फर्दर जो वेवलेंथ है वो डिपेंड करेगी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर पे। तो इस रिलेशनशिप को, जिसमें जो वेवलेंथ है वो फर्दर एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रही है, तो उसको बोलते हैं मॉसले लॉ। तो विच इज गिवन बाय लैम्डा के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? C बाय न्यू। तो यहाँ पे मॉसले के अकॉर्डिंग फॉर्मूला है A Z माइनस सिग्मा होल स्क्वायर, जिसमें A कांस्टेंट है, Z इज एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट एंड सिग्मा इज कांस्टेंट विच डिपेंड्स अपॉन द सीरीज ऑफ लाइंस। नेक्स्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी इज फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें एक प्रोसीजर है कि सैंपल को इरेडिएट किया जाता है विद एक्सरे, जिसकी एनर्जी हमें पहले से ही पता होती है। रिजल्ट्स में क्या आएगा? जो इजेक्शन होगी, रिजल्ट इन इजेक्शन, तो हमें पता है कि जो इरेडिएशन हो रही है ऑफ एक्स रेज, तो उसके बाद इजेक्शन तो होगी ही होगी। उसमें क्या होगा? द रिमेनिंग एक्सेस एनर्जी ऑफ एक्स रे इज इम्पार्टेड टू द इलेक्ट्रॉन। जो एक्सरे जो एक्सेस जो एनर्जी बच गई है वो क्या किस में जाएगी? वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस एनर्जी को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। एक्सेस एनर्जी ऑफ इंसिडेंट एक्सरे इज गिवन बाय फॉर्मूला सम ऑफ बाइंडिंग एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे जो बाइंडिंग एनर्जी है, इट इज डिनोटेड एज, इट इज डिफाइंड एज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव दैट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पर्टिकुलर ऑर्बिटल। सो इट इज गिवन बाय बाइंडिंग एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। द इंटेंसिटी द स्पेक्ट्रा व्हेन देयर इज अब बात करेंगे अगर कंडीशन हो कि हमारे पास एक या दो इलेक्ट्रॉन्स की बजाय, एक या दो पार्टिकल्स की बजाय देयर इज अ बल्क ऑफ पार्टिकल्स, देन उस टाइम स्पेक्ट्रा कैसा होगा? यहाँ पे एक स्पेक्ट्रा आपको दिखाया गया है, एक पिक्चर दिखाई गई है, जिसमें अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल्स आपके लिए दिखाया गया है वाइडली स्पेस्ड लेवल्स। वाइडली स्पेस जहां पे बहुत डिफरेंस दिखाया गया है, यहाँ पे क्लोजली स्पेस लेवल दिखाए गए हैं, ये आपके समझने के लिए है जस्ट। तो नंबर ऑफ एटम, अभी तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो तो बल्क में हैं, उनका नंबर हमें नहीं पता है। तो नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इज डिनोटेड बाय Nj इन द स्टेट with energy Ej, it is related to Ni with lower energy Ei। ये सब क्या है? जब इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी स्टेट में होंगे तो उस टाइम उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स को डिनोट करेंगे Nj के साथ, और जो एनर्जी हायर एक्साइटेड स्टेट एनर्जी होगा वो होगा Ej। और अगर ग्राउंड स्टेट में है, लोअर या फिर किसी लोअर एनर्जी में है, तो उस टाइम नंबर ऑफ एटम्स होंगे Ni एंड लोअर एनर्जी लेवल होगा Ei। It is given by formula the ratio of number of atoms in higher energy level to the lower energy levels number of electron, which is given by E exponential form of E डेल्टा E अपॉन KT। इसमें ये सभी टर्म्स क्या है? हमने यहाँ पे Nj दिखाया है अपर एनर्जी लेवल्स में नंबर ऑफ एटम्स, और नंबर ऑफ एटम्स इन लोअर एनर्जी लेवल Ni। डेल्टा E इज चेंज इन एनर्जी लेवल्स, अगर हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल या फिर लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल्स में ट्रांजिशन आएंगी, उनका जो डिफरेंस होगा वो होगा डेल्टा E। T इज टेम्परेचर, इज मेजर्ड इन केल्विन, एंड K इज देयर इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब आपकी बुक में क्वेश्चन है, व्हाई फॉर ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम हैविंग कॉन्फ़िगरेशन 1s2 ट्रिपलेट स्टेट S इज इक्वल टू 1 नॉट पॉसिबल। क्योंकि हमने बोला है कि S इज इक्वल टू 1 जो ट्रिपलेट स्टेट नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर हम अप्लाई करें पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल तो उसके अकॉर्डिंग ये लॉ अप्लाई नहीं होता है। सेम इलेक्ट्रॉन्स के लिए, दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए S इज इक्वल टू 1 ऐसा नहीं हो सकता है। अगर ऐसा हो तो इसका मतलब, क्योंकि ये वायलेटेड हो जाता है, क्योंकि S इज इक्वल टू 1 मीन्स दोनों वैल्यूज के लिए, दोनों जो स्पिन होंगी उसके लिए दोनों वैल्यूज हाफ होंगी, मतलब कि जो स्पिन होगी वो प्लस हाफ होगी। ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो स्पिन होगी दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए डिफरेंट होगी, एक के लिए प्लस हाफ, दूसरे के लिए तो क्या हो जाएगी, माइनस हाफ होनी चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो लॉ है, इस लॉ के अकॉर्डिंग जो ये S1 के लिए ट्रिपलेट स्टेट पॉसिबल नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिराइव टर्म सिंबल फॉर डी स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। डी स्टेट अगर हमें सबसे पहले निकालना होगा एल वैल्यू, तो एस ऑर्बिटल के लिए एल वैल्यू 0 होता है, पी के लिए एल वैल्यू 1 होता है, डी के लिए एल वैल्यू 2। तो हमारे पास एल वैल्यू क्या है 2, और जो एस वैल्यू होगी वो होगी हाफ। तो जे वैल्यू 2 हो सकती हैं, या तो एल प्लस एस या फिर एल माइनस एस। तो एल प्लस एस है तो 5/2, एल माइनस एस है तो 3/2। तो इसके बाद हमें फाइंड करना होगा मल्टीप्लिसिटी, विच इज गिवन बाय फॉर्मूला 2s+1। हेयर द मल्टीप्लिसिटी कम्स आउट टू बी 2। तो टर्म सिंबल क्या हो जाएंगी 2d और यहाँ पे जे वैल्यू डिफरेंट है 2d 5/2 एंड 2d 3/2। तो ये हो जाएंगे इसके लिए टर्म सिंबल्स। तो ये जो टर्म सिंबल्स है वो जैसे हम यहाँ इस क्वेश्चन में डी स्टेट के लिए है, पी स्टेट के लिए भी हो सकता है, हीलियम एटम के लिए भी हो सकता है। तो आपको ये क्वेश्चन रेडी करना होगा, क्योंकि अगर आपको मल्टीप्लिसिटी आती है तो इसके रिगार्डिंग बहुत बार क्वेश्चन आ जाते हैं फॉर 1 मार्क। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, और जो ट्रांजिशन है इन हीलियम, हाइड्रोजन, कार्बन तीनों के लिए आपको अच्छे से सीख लीजिए, समझ लीजिए। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इसी वीडियो के साथ हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी केमिस्ट्री 10 का यूनिट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, और इसके साथ साथ अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और इससे क्या होगा कि हमें और मोटिवेशन मिलती है कि अगर हम नेक्स्ट वीडियो को और मेहनत से बना सकें। तो कीप वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू।